हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम पथ। ये जो हमारा वीडियो होने वाला है ये यूपी जीके का महामैराथन होने वाला है, क्योंकि अभी यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने जितना भी पेपर कराया है 2024-25 में ये उसी से रिलेटेड है। टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर दिया गया है कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में आया हुआ है। अगर ये आप पूरा लेक्चर कर लेंगे तो आप आने वाले पेपर लेखपाल, लोअर पीसीएस या कांस्टेबल के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। ये मैराथन अगर आप 2x स्पीड पर भी देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के इसको शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारा स्क्रीन है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रस एंटीगोन है। ये जो आपका डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसमें मैं मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है? राज्य पशु दलदली हिरन है, जिसे 12 सिंघा भी कहा जाता है। यही आपका लिखा हुआ है। सुल्तानपुर जिले के बारे में क्या सही है? इसका पुराना नाम मिर्ज़ापुर था। नहीं, सुल्तानपुर जिला दक्षिण में अयोध्या और अम्बेडकर नगर जिलों से घिरा हुआ है। ये भी गलत है। सुंदरलाल मेमोरियल हॉल यहाँ स्थित है, ये सही है। देखिए यहाँ पर दिखा गया है इसका पुराना नाम कुशभवनपुर था और सुंदरलाल मेमोरियल हॉल सुल्तानपुर में यहाँ पर स्थित है। वर्तमान समय में विक्टोरिया मंजिल के नाम से इसको जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प कौन सा है? तो पलाश है, जिसे जंगल की आग भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिना मोनोस्पर्मा है। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है तो कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? उड़ीसा नहीं है, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश सीमावर्ती राज्य हैं। उत्तर प्रदेश के इतिहास की बात करते हैं तो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो लखनऊ में स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपको पता है सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया था। बुद्ध ने किस वर्ष में परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो 80 वर्ष की उम्र में। कहाँ पर? कुशीनगर में। 483 ईस्वा पूर्व उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। आदि पुराण किस तीर्थंकर का संग्रह है? तो आदिनाथ का है, जो कि जैन धर्म के एक तीर्थंकर थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से जुड़ा प्रतीक कौन सा है? तो सर्प होता है, और जो महावीर थे 24वें उनसे जुड़ा हुआ सिंह होता है। उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? तो सवाई गोदो उन्नाव जिले का पूर्व नाम था। लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमाम बाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया था? तो किसने कराया था? सफदर जंग ने कराया था। इलाहाबाद की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1765 में इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसके किसके बीच किए गए थे? ये लिखा हुआ है। शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य किया गया था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किस शहर से हैं? किस शहर से हैं? पटियाली शहर से हैं। पटियाली शहर एटा जिले में पड़ता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। वर्ष 1858 में दिल्ली डिवीज़न को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी? तो आपको पता है इलाहाबाद स्थानांतरित कर दी गई थी। लखनऊ कब बनाई गई थी राजधानी? इसको आप कमेंट में बता सकते हैं। उस स्वतंत्रता सेनानी की पहचान कीजिए जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से थे। तो कौन थे? बख्त खान। 1857 में मेन रोल इन्होंने प्ले किया था। अवध किसान सभा से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा था? 1920 में रोड प्रतापगढ़ में गठित थी। तो कौन कौन से कथन इसमें से हैं? चारों जो कथन है वो सब सही हैं, पांचवा छोड़ के। फाउंडेड बाय चरण सिंह, नहीं, ये गलत है। बाकी आपके सारे 1920 में प्रतापगढ़ में गठित हुई थी। किसानों के विरुद्ध तालिकेदारों की दमनकारी प्रथाओं के जवाब में बनाई गई थी। नजराना और बेगार का उन्मूलन करने का जिम्मा उठाया गया था। महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने यहाँ पर अपना ध्यान आकर्षित किया था। देखिए पूरा लिखा हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चरणदास ने इसकी स्थापना नहीं की थी, बाबा रामचंद्र ने इसकी स्थापना की थी। कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनके नेताओं के नाम दिए गए हैं। कौन कहाँ से था? लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। मथुरा से आपके देवी सिंह थे। और मेरठ से कदम सिंह थे। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है आपका। कौन सा? एका आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? यह आंदोलन मुख्य रूप से जमींदारों के नेतृत्व में ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध था। ये गलत है, क्योंकि ये कृषक आंदोलन था, किसान के शोषण के विरुद्ध था। मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध सूफी संत का नाम बताइए जो उत्तर प्रदेश के थे। उन्होंने आखिरी कलाम और पद्मावत, आपको पता है, मलिक मोहम्मद जायसी।
फिर अगला देखिए, मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश में किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में कार्य किया था? तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी जो थी उसके सचिव के रूप में कार्य किया था। अवध के शासन के अंतिम चरणों में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उन गांवों में से एक नहीं था? तो कौन सा नहीं था? बिठूर नहीं था। आपको पता है नाना साहब को बाद में पेंशन देकर बिठूर ही विस्थापित कर दिया गया था। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा आगरा शहर पर कब्जा करने के लिए पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? उससे पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो मराठा का नियंत्रण था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी और कब की थी, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। नाना साहब ने कहाँ से लीड किया था? तो कानपुर से लीड किया था। कारू भगत ने रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद से थे। खान बहादुर खान बरेली से थे। इसको आप एक बार मैच कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना का श्रेय किस मुगल सम्राट को जाता है? तो अकबर ने इसकी स्थापना की थी। सूरसेन महाजनपद किसकी राजधानी थी? तो मथुरा राजधानी थी। शूरसेन, मथुरा, वज्र वैशाली, अंग चंपा, काशी, वाराणसी। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी बौद्धों के लिए प्रसिद्ध पवित्र है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए जिसमें उनकी कई छवियों का निर्माण भी शामिल है। तो कौन सी है? श्रावस्ती। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? तो कौन सा था? श्रावस्ती ही उत्तरी कौशल की राजधानी था। दक्षिणी कौशल की अगर देखते हैं तो अयोध्या माना जाता है। वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको पता है किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने किया था 1909 में। फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतेह शब्द का अर्थ जीत है। किस भाषा से लिया गया है? तो फारसी भाषा से लिया गया है, जिसमें नुक्ता का यूज़ होता है। ये जो निक्ता होता है ये फारसी भाषा से लिए गए शब्द होते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऐतिहासिक स्मारक जैसे बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा है? तो लखनऊ में स्थित है। यहीं पर रूमी गेट भी बनवाया गया है। परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित किया का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोरखपुर में इनका जन्म हुआ था। गोरखपुर का प्रसिद्ध मंदिर का नाम आप कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति में देखते हैं क्या है। लखनऊ चित्रकला शैली का विकास अवध के किस नवाब के अधीन हुआ था? तो आसिफुद्दौला के अधीन हुआ था। आसिफुद्दौला आपको पता है इन्होंने क्या किया था? चित्रकला को संरक्षण प्रदान किया था। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीन निर्माण यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध एक व्यावसायिक उद्योग है। बहराइच उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्प का चयन करें। जिले में बने गेहूं के डंठल से बने हस्तशिल्प उत्पादों के लिए बहुत लोकप्रियता हासिल है। इस क्षेत्र के शिल्पकार अनोखी कलाकृतियां बनाते हैं। चित्रों का आकार गेहूं के डंठल का उपयोग करके कपड़ों के फ्रेम पर तैयार किया जाता है, जिसकी चमक टाइम के साथ बढ़ती जाती है। फिर है बहराइच देवी पाटन जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये गलत है, ए और बी आपका सही है। ठीक, बहराइच देवी पाटन मंडल के उत्तरी पूर्वी भाग में है। उत्तर प्रदेश में पत्थर शिल्प के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक लोकप्रिय सामग्री कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? ऑल ऑफ द अबव, मतलब मार्बल भी है, श्रोप भी है और कडप्पा पत्थर भी है। प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो कौन सी जोड़ी गलत है? मुजफ्फर अली प्रयागराज से नहीं थे। मुजफ्फर अली का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। वॉल हैंगिंग कहाँ का है? वॉल हैंगिंग गाजीपुर का है। उसके बाद हस्त निर्मित दरियाँ कहाँ की हैं? मिर्ज़ापुर की हैं। कैंची कहाँ की है? मेरठ की है। और हस्त निर्मित कालीन भदोही की है। इसको आप याद कर लीजिएगा। वॉल हैंगिंग्स गाजीपुर, हस्त निर्मित दरियाँ मिर्ज़ापुर, कैंची मेरठ, हस्त निर्मित कालीन भदोही। उत्तर प्रदेश राज्य में शहर पीतल के बर्तन तो मुरादाबाद बहुत ज़्यादा फेमस है। सहारनपुर लोहे के बाट या लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है। आगरा पेठा नगरी के लिए फेमस है। लखनऊ चिकनकारी के लिए फेमस है। फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है। फर्रुखाबाद में हाथ छपाई बहुत ज़्यादा की जाती है, इसलिए हाथ छपाई का ये पर्याय बन गया है। कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है। तो कौन सी कला है? सांझी कला। सांझी कला मथुरा की बहुत ही फेमस कला है। ब्रोकेड क्या है? ब्रोकेड कहाँ पे यूज़ की जाती है? तो कहाँ पर है? वाराणसी में। ब्रोकेड वाराणसी की प्रसिद्ध कलाकृति है। ठीक है। भोजन के समय खाद्य पदार्थों को सजाने औपचारिक परंपरा क्या कहलाती है? दस्तरखान।
क्या कहलाती है? दस्तरखान। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है, जो असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के किससे हुआ था? रावण से हुआ था। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला देखते हैं तो अकबर क्या स्टार्ट किया था अकबर ने? आगरा किले के बारे में बताना है। तो अकबर ने इसका निर्माण शुरू कराया था। इसका निर्माण वास्तुकार अब्दुल खान की देखरेख में शुरू हुआ था। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो ए और सी सही है। इसके जो वास्तुकार थे वो अब्दुल खान की देखरेख में नहीं शुरू हुआ था, अकबर ने शुरू करवाया था और स्वयं अपनी देखरेख में शुरू करवाया था। बुलंद दरवाज़ा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन है? इसे पेशावर पर अकबर की जीत की याद में बनाया गया था? नहीं। इसे किसकी जीत की याद में बनाया था? गुजरात की विजय के दौरान इसको बनाया गया था। लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? आपका इंडो सार्सेनिक जो स्थापत्य शैली है उसका उदाहरण लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन है। प्रसिद्ध बरुआ सागर किसके द्वारा बनाया गया था? तो राजा उदित सिंह द्वारा प्रसिद्ध बरुआ सागर बनाया गया था। ये किला है कहाँ पर? ओरछा के राजा द्वारा इसको बनाया गया था। झांसी में ये स्थित है, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की पहचान कीजिए। तो इसमें से कौन सा है? इसमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ताजमहल और फतेहपुर सीकरी, और तीसरा कौन सा है ये आप कमेंट में बताइए। यहाँ पर सारे आपको दिए गए हैं। फिलहाल आगरा का किला भी उसमें शामिल है। मेहताब बाग कहाँ पर है? मेहताब बाग आगरा में है। आप इसको मैच ऑफ द फॉलोइंग में मिला लीजिएगा। मेहताब बाग आगरा में है। शंकर विमान मंडपम प्रयागराज में है। लाल किला आगरा में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो कितनी है? 60 फीट है। इसको याद कर लीजिएगा। देवगढ़ स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत का सबसे प्राचीन ज्ञात कौन सा मंदिर है? तो पंचायतन मंदिर क्या होता है? इसमें एक देवता मुख्य होते हैं और इनके साइड में 4 देवता रखे जाते हैं, तो इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। उत्तर प्रदेश के त्योहारों में देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नक्कटैया के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? वाराणसी। वाराणसी बहुत ही फेमस है नक्कटैया के लिए। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेले का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो ये बिक्री या वस्त्र विनिमय के लिए होता है, जो पशु मेला भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश अपनी संस्कृति और उत्सव समारोहों के लिए जाना जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए कौन सा शहर नौचंडी मेले का आयोजन करता है? तो मेरठ का प्रसिद्ध मेला है नौचंडी मेला। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 कब आयोजित हुआ था? तो आपको पता है कि 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 के मध्य कुंभ का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश का कालिंजर मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो मादा का प्रमुख मेला है कालिंजर मेला। कालिंजर जो किला है वहाँ पर एक बहुत प्रमुख शासक था जिसकी मृत्यु हुई थी, आप उसको कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश में हर साल ताज महोत्सव ताजमहल आगरा में स्थित है। महाकुंभ मेले की तिथि खगोलीय रूप से सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के आधार पर निर्धारित की जाती है। बटेश्वर मेले की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये भी एक पशुधन मेला है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम का एक लोकप्रिय मनोरंजन है कौन सा? झूला। फिर आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य एवं संगीत। उत्तर प्रदेश का झूला नृत्य किस महीने में किया जाता है? तो किस महीने में किया जाता है? श्रावण महीने। सावन में आप झूला डालते हैं और झूला जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो कजरी किया जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा। धोबिया नृत्य पूर्वांचल, पाई डंडा बुंदेलखंड, कटकुड़वा पूर्वांचल क्षेत्र, कर्मा मिर्जापुर सोनभद्र, जोगनी अवध क्षेत्र, शौरा बुंदेलखंड क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से सोहर गाया जाता है बच्चे के जन्म दिवस पर या जन्मदिन पर? निम्नलिखित में से कौन सी चरकुला नृत्य की? चरकुला एक ऐसा नृत्य होता है जिसमें महिलाएं अपने सर पर क्या रखती हैं? बहुत सारे दीपक रखती हैं जलाकर और फिर डांस करती हैं। तो क्या हो जाएगा? सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करके डांस करना। निम्नलिखित में से कौन सा ख्याल नृत्य का रूप नहीं है? कौन सा नहीं है? दीवारी ख्याल नहीं है, बाकी सब हैं। बनारस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी ठप्पा गायिका कौन थी? तो कौन थी? रसूलन बाई थी। आप इनको याद कर लीजिएगा, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
फिर उत्तर प्रदेश के कौन सा नृत्य है जिस पर सिर पर दीपक रख के किया जाता है, अभी आपने पढ़ा चरकुला नृत्य है। रशिया गीत किस राज्य का क्षेत्रीय गीत है, तो कौन सा है, उत्तर प्रदेश का है। थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है, तो तराई रीजन में ये पाई जाती है जनजाति। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य मानसून के आगमन से पहले किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, कजरी। कजरी नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। कौन सा घराना ख्याल गायकी और ध्रुपद दामार का मिश्रण है, तो आगरा घराना ध्रुपद का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुई थी, तो कथक एकमात्र शास्त्रीय उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है जो कि उत्तर प्रदेश का है। चरकुला और दादरा किस राज्य के नृत्य रूप हैं, तो किसके हैं, उत्तर प्रदेश के। बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़ा जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है, तो कौन सा नृत्य है आपका, राई नृत्य है जो बघेलखंड में पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर पर दीपक रखती है, अभी आपने पढ़ा चरकुला। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई, कथक। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश। मोहिनी अट्टम के नृत्य के 8 रूपों का हिस्सा है, तो कौन सा है, कथक। ठीक, उत्तर प्रदेश का कौन सा है शास्त्रीय नृत्य, कथक। बाकी आपके ये दिए गए हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनी अट्टम केरल, उड़ीसा, उड़ीसी, मणिपुर मणिपुरी, सत्तरिया कहाँ का है, असम का है। फयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है, तो आगरा का रंगीला घराना। याद रखिए आगरा का रंगीला घराना, आगरा का रंगीला घराना। हरदौल कथा कहाँ की है, बुंदेलखंड क्षेत्र में ये गाई जाती है। नृत्य और संगीत की एक शैली से संबंधित लखनऊ घराना का दूसरा नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं पूरब घराना। लखनऊ घराना मतलब पूरब घराना। शंभू महाराज, लच्छू महाराज, कालका महाराज इसके प्रमुख व्यक्ति थे। उत्तर प्रदेश के साहित्य की बात करते हैं तो रंगभूमि गोदान आपको पता है प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो शमसुर रहमान फारूकी। फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है, तो अभी आपने पढ़ा था कौन से थे, रघुपति सहाय। रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवयित्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं और उन्हें 1988 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो एक ही है, कौन है, महादेवी वर्मा। इनकी एक रचना याद रखिए जिसका नाम है यामा। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से फतवा ए जहांदारी का लेखक कौन है, तो कौन था, जियाउद्दीन बरनी। जियाउद्दीन बरनी ने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर क्या कहा था, इसके मरने पर कहा था सुल्तान को प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मिर्जा गालिब और फिराक गोरखपुरी से जुड़ी प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, कौन सी है, गज़ल। इसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित करने के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी होती है, तो कौन सी संस्था उत्तरदायी होती है, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स डिवीज़न प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश। ठीक है। उसके बाद देखिए चंदायान मुल्ला दाऊद की एक महत्वपूर्ण अवसूफी कृति है, किन प्रसिद्ध प्रेमिकों की कहानी इसमें बताई गई है, तो लोरिक और चंदा। किसकी, लोरिक और चंदा। इसके बाद देखिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में कौन सा कथन सही है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था, तो बिल्कुल हुआ था। उनके प्रमुख कृतियों में प्रेमा गोदान है, बिल्कुल है। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1964 में हुई थी, तो नहीं, उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1964 में नहीं हुई थी, उनकी मृत्यु 1936 में हुई थी। फिर मैथिली शरण गुप्त के बारे में कौन सा कथन सही है, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था, बिल्कुल हुआ था, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। हिज फर्स्ट उनकी पहली कृति रंग में भंग थी, तो रंग में भंग भी उनकी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी, तो नहीं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं दी थी, किसने दी थी, महात्मा गांधी ने दी थी। लेखकों और उनकी कृतियों को मिलाना है, तो ए सूरदास अष्टसूर के लेखक नहीं हैं, सूरदास सूरसागर सूरसारावली साहित्य लहरी के हैं। उत्तर प्रदेश के शोध संस्थान संग्रहालय एवं शिक्षण संस्थानों की बात करते हैं, तो इसमें देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग में आपको मिलाना है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कहाँ पर है आपका, कानपुर में है। भारत खंडे लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू प्रयागराज में है। पशु
बरेली में है, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? रजा लाइब्रेरी रामपुर में है और इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। रजा लाइब्रेरी रामपुर 1774 में। इसके बाद देखिए, इन विच प्लेस मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D घड़ी संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो वाराणसी में घोषणा की गई है। सरस्वती भवन पुस्तकालय 1914 में। फिर उसके बाद रामपुर रजा लाइब्रेरी अभी आपने पढ़ा कब? 1774 में। भारतीय भवन पुस्तकालय 1889 1889। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी 1864 में स्थापित की गई थी, जिसमें सरस्वती भवन और रामपुर रजा लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। CSIR राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान की शाही बाग के रूप में स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1789 में लखनऊ में की गई थी। इसके बाद देखते हैं फिर कुछ और मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। यूपी का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय था 1887 में। यूपी और एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय BHU आपको पता है वाराणसी में। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद में। यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय है इलाहाबाद में। किस संस्थान ने लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पति की विविधता और प्राचीनता का सर्वेक्षण, मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया है? तो बीरबल साहनी लखनऊ यूनिवर्सिटी के बगल में स्थापित है। इसके बाद सुगंध एवं सुरस विकास केंद्र की स्थापना और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? इसमें से कोई भी नहीं, क्योंकि उसकी स्थापना की गई थी 1990-91 में। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? वाराणसी में है। मोस्ट रिपीटेड है, इसको याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा। लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? आप इसको एक बार देख लीजिएगा, 1957 में हुई थी लखनऊ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। यूपी शिक्षा के संदर्भ में BHU का पूरा नाम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। 1926 में इसकी स्थापना हुई थी। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? चित्रकूट। चित्रकूट बहुत ही फेमस पर्यटन स्थल है। उत्तर प्रदेश की भाषाओं में देखते हैं, सरकार का पहला हिंदी भाषा साहित्य का संग्रहालय कहाँ स्थापित करेगी? तो कहाँ स्थापित करेगी? आपकी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से जिले हैं? तो मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी। मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी महाभारत सर्किट याद रखिएगा। मथुरा, गोंडा, प्रयागराज, कौशाम्बी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? तो सारनाथ बौद्ध सर्किट का हिस्सा है, जहां सबसे पहला उन्होंने उपदेश दिया था। बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन से गंतव्य आते हैं? तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत आते हैं। दुम्पुक्त व्यंजन पकाने की विधि होती है, इसको याद कर लीजिएगा। राधा के जन्म स्थान के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को जाना जाता है? तो बरसाना को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिदृश्य देखते हैं, पर्यावरण। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला आपको पता है कौन सा है? शामली। सबसे पूर्वी जिला आप कमेंट में करके बताइए। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर होता है। सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। सबसे छोटा जिला कौन सा है? आप कमेंट में बताइए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के साथ निम्नलिखित में से कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड करते हैं, हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश किससे करता है? सहारनपुर से। शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगी हुई हैं? हरियाणा से लगी हुई हैं, आप इसको टिक कर लीजिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मानक यामोत्तर किससे गुजरती है? तो 82 डिग्री 30 मिनट से मिर्जापुर से ये पास होती है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो दोनों, चित्रकूट और महोबा दोनों करते हैं। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश के परिवहन की बात करते हैं। भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहाँ बनाया गया था? वाराणसी में। UPSS-7 किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो इलाहाबाद और गोरखपुर को जोड़ता है। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, परिवहन आयुक्त जिम्मेदार होते हैं। क्या उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत कोई भी वाहन स्वचालित रूप से मोटर वाहन करों से मुक्त है?
धार्मिक संस्थानों वाले सिर्फ मुक्त होते हैं, बाकी नहीं मुक्त होते हैं। उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू की गई थी? 1947 में शुरू की गई थी। कौन सा जिला यूपी SH1 के मार्ग पर नहीं है? तो वाराणसी नहीं है, क्योंकि वहाँ से महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, बलिया जिलों से होकर वो गुजरता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे कितना है? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर का है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? तो कौन से में है? दोनों, वाराणसी का बाबतपुर, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह। उत्तर प्रदेश में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो कितनी लंबाई है? 8,432 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी नदी परिवहन प्रणालियों की द्वारा सेवा प्रदान करती है? तो आपको पता है गंगा नदी, जिस पर नेशनल वाटरवे 1 बनाया गया है प्रयागराज से कोलकाता के हल्दिया तक। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई आपको पूरी बतानी है तो लास्ट ऑप्शन भी देख लीजिए कितना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा 340.82 किलोमीटर। और ये कहाँ से गुजरता है? तो लखनऊ के चांद सराय से शुरू होकर गाजीपुर जिले तक ये जाता है। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं? उनकी इंजन क्षमता के आधार पर कर की दरें निर्धारित की जाती हैं, इसको याद करिए। उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को कराधान से छूट है? अभी आपने ऊपर पढ़ा, एम्बुलेंस और फायर और धार्मिक जो संस्थागत होते हैं उनको। बदायूं जिले में कौन सा राज्य राजमार्ग है? कौन सा है? यूपी SH18। 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया था। किस राज्य राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है? तो यूपी SH34। SH का मतलब स्टेट हाईवे होता है। कौन सा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है? तो कौन सा जोड़ता है? आपने पढ़ा है ग्रेटर नोएडा को जो आगरा से जोड़ने वाला काम करता है उसको बोलते हैं यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे की अगर टोटल लेंथ की बात करते हैं 165.5 किलोमीटर का ये 6 लेन लंबा हाईवे है। UPRRDA का पूर्ण रूप क्या है? तो उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट एजेंसी। उत्तर प्रदेश रूरल रोड्स डेवलपमेंट एजेंसी। उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में नेशनल हाईवे 9 जंक्शन से शुरू होता है, चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होकर गुजरता है और आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त हो जाता है? तो नेशनल हाईवे 509। अयोध्या, फैजाबाद कुछ एयरपोर्ट हैं, उनके नाम आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में करने हैं। आपको पता है अयोध्या का वाल्मीकि है, लखनऊ का चौधरी चरण सिंह है, जेवर नोएडा का है, वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री जिसको बाबतपुर हवाई अड्डा भी बोला जाता है। प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज से होते हुए हल्दिया बंदरगाह तक जोड़ता है, अभी मैंने आपको बताया नेशनल वाटरवे 1। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? 13 अगस्त 2004 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो मिर्जापुर में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने IT, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करने के लिए राज्य में कितने SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी दी है? तो 31 इकोनॉमिक जोन की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण किया है। तो कब किया है? अप्रैल 1983। नेडा याद रखिए, जिसको बोलते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी। नॉन, ठीक है, ये नॉन पारंपरिक होते हैं, मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थापित है? एक ही स्थापित है, नरौरा, जो कि बुलंदशहर में स्थापित है। उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा सरयू, आपको पता है, अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर गुजरने वाली गंगा नदी एकमात्र नदी है। अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम पर है? तो इसको याद कर लीजिए, गंगा और बरुड़ा के संगम पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की जलवायु की बात करते हैं तो कैसी जलवायु है? यहाँ पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ट्रॉपिकल मानसून है। उत्तर प्रदेश की मृदा की बात करते हैं। बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है उसका दक्षिणी पठार है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पर पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली राकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है?
क्रॉप्स लाइक सीसम एंड ग्राम्स आर ग्रोन हियर, यहाँ तिल और चने की फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद देखते हैं वन एवं वन्यजीव के बारे में। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है, सही है। इट वॉज, यह देश का पहला मीठे पानी कछुआ, ये भी सही है। कछुओं को आधे जल से भरे हुए मानस हो, ये भी सही है। ठीक, ये तीनों आपके सही हैं। तो कहाँ है? वाराणसी जिले में है, इसको याद रखिएगा। 21 दिसंबर 1989 को घोषित किया गया था। उत्तर प्रदेश में घड़ियाल के संरक्षण प्रयासों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? चंबल। चंबल कहाँ पर है? नेशनल चंबल सेंचुरी, सेकंड ऑप्शन। गोंडा में वन विभाग ने निम्नलिखित में से किस नदी पर कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की योजना बनाई है? तो सरजू नदी पर बनाई है, गोंडा जिले के वन विभाग द्वारा। उत्तर प्रदेश में किस वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया जिसका अर्थ है चंद्रमा की चमक? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य इसका नाम रखा गया है। इसके बाद देखते हैं किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, ये 1972 में घोषित किया गया था। वीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण योजना कब शुरू की गई थी? 2012-13 में इसको शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? तो दलदली हिरण के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थापित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। घाटप्रभा कर्नाटक में है, वेदांगथल तमिलनाडु में है, जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है, चंद्रप्रभा भी उत्तर प्रदेश में स्थापित है। उत्तर प्रदेश के खान और खनिज संसाधन की बात करते हैं। मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पाया जाता है। सीमेंट के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कच्चा माल है तो लाइमस्टोन, चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है? तो रेणुकूट। आपको पता है रेणुकूट में एल्युमिनियम उद्योग बहुत ज़्यादा गुणवत्ता में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में शंकरगढ़ क्षेत्र अपने किन उच्च गुणवत्ता वाले निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है? तो सिलिका सैंड के लिए प्रसिद्ध है, सिलिका रेत के लिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? तो खुर्जा को सिरेमिक सिटी बोला जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है, मुंबई को सपनों का शहर बोला जाता है, ये भी आप याद रखिए, खुर्जा सिरेमिक सिटी। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा संसाधन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के माता टीला बांध का निर्माण नदी पर किया गया है। कौन सी नदी? बेतवा नदी पर किया गया है। गलत जोड़े को पहचानना है तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सब क्या है? सही है। मजरपुर बांध सोनभद्र में है, पीली डैम बिजनौर में है, लालचुरा डैम झांसी में है, जामिनी डैम ललितपुर में स्थापित है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो बदुआ कहाँ है? बदुआ बांका बिहार में स्थित है। अरोरा बांध उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी पर है? तो कौन सी नदी पर है? गरई नदी, जो कि मिर्जापुर से होते बहती है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो आपको अभी ऊपर पढ़ा, बेतवा नदी पर बनाया गया है। ओबरा थर्मल, उत्तर प्रदेश का ओबरा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो सोनभद्र में ये स्थित है, इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में ओबरा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन स्थापित है? अभी आपने पढ़ा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किस वर्ष किया था? तो इसमें से कोई भी नहीं है क्योंकि इसका गठन 1983 में किया गया था। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है? कानपुर जिले में लवकुश बैराज स्थित है गंगा नदी पर। उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम किस वर्ष आया था? तो 1999 में ये आया था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? कौन सा जोड़ा गलत है इसको आप देख लीजिएगा। खरवार गोरखपुर में नहीं पाई जाती है। खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। अधवा डैम कहाँ पर है? मिर्जापुर में है, ठीक है। देवरी डैम कहाँ पर है? सोनभद्र में है। अगर केवलारी डैम की बात करते हैं तो ये महोबा में है। पहाड़ी डैम झांसी में है, इसको याद रखिएगा, यह भी हाल ही में 2024 में पूछा गया है। अधवा मिर्जापुर, देवरी सोनभद्र, केवलारी महोबा, पहाड़ी झांसी। गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ पर है? आपको पता होना चाहिए, यह कहाँ पर है? पिपरी कहाँ पर है? सोनभद्र।
उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो एशिया का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ? ग्रेटर नोएडा में ये आयोजित किया गया था। वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितना था? $24.99 ट्रिलियन। उत्तर प्रदेश रोजगार रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार NFHS, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए। पुरुष साक्षरता दर लगभग 84.1% के आसपास मानी गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में मुआवजा 3 लाख है, ये गलत है। कितना मुआवजा है? एक हाथ और एक पैर की हानि पर 5 लाख तक का मुआवजा मिलता है। निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है? तो उद्योगों के लिए भूमि आवंटित करना, ये सेवा प्रदान नहीं की जाती है। बाकी सारी निवेश दाखिल करना, शिकायत निवारण, बैठक प्रबंधन मॉड्यूल सब दिया जाता है। निर्माण भारत अभियान योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले 4 नमूना जांच वाले जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है? कौन सा जिला नहीं है? वाराणसी जिला नहीं है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मनरेगा निधि में अपने अंशों को कहाँ स्थानांतरित करती है? तो राज्य रोजगार गारंटी निधि में उसको स्थानांतरित किया जाता है। SEGF, स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? कितने जिले शामिल हैं? 35 जिले शामिल किए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। किस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गाँवों में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है? तो कौन सी है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान 2020 को ये शुरू की गई थी। 125 दिन के लिए काम देने की योजना की बात की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है? तो कौन सी है? सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन देने की बात की गई थी। 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? उद्यमी मित्रों को निवेशकों और राज्य सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। फिर उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत मेगा श्रेणी की परियोजना के लिए पूंजी निवेश सीमा क्या है? 200 करोड़ से एबव और बिलो देन 500 करोड़। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक लाभार्थी युगल के लिए प्रदान करती है कितना? इसमें से कोई नहीं, 51,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? तो कितनी की जाती है? आप देख लीजिए, 3,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले त्रिस्तरीय तंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन करना और स्वचालित आरक्षिता रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करती है। इसको याद कर लीजिएगा, अभी हाल ही में 2025 में ये पूछा गया है। UPBSN का पंजीकृत कार्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में ये स्थापित है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2018 में शुरू किया गया था। वाराणसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना के एक भाग के रूप में नदी पर एक नया रेल सह सड़क पुल बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पर है? तो गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करना है। अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश में किया गया था सबसे पहले 2022। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश में के प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो लड़कियों के स्वास्थ्य और शैक्षणिक मानक के लिए की गई थी, जिसमें योजना में कुल धनराशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये दे दिया गया था।
उत्तर प्रदेश में हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, तो कुपोषण को दूर करने के लिए, कुपोषण न्यूट्रिशन बेहतर देना है, इसलिए इसकी शुरुआत की गई थी। किशोरी बालिका योजना किस वर्ष में लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की प्रयास करती है, कितने दिन तक, तो आप इसको देखिए 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है, पहला स्थान प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश की जनगणना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं इससे क्या क्वेश्चन आए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है, गौतम बुद्ध नगर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, यह 47 गलत लिख गया है, यहाँ पर 57 कर लीजिएगा, वो सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से 2011 जनगणना के अनुसार साक्षरता दर के आधार न्यूनतम से उच्चतम की ओर स्थापित कीजिए, तो यहाँ पर बहराइच, बाराबंकी, आजमगढ़ और मैनपुरी है, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक 2021 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो कौन सा है, प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तथा 2030 तक 1.9 तक कम करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 829 प्रति वर्ग मीटर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी, तो साक्षरता दर आप एक बार देख लीजिएगा कितनी थी, टोटल 67.68, मतलब 67-68 आप याद कर लीजिएगा, 67.68%। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, तो कौन से हैं, इलाहाबाद और महोबा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जनपद कौन सा है, तो कौन सा है आपका कानपुर नगर। उत्तर प्रदेश में कृषि की बात करते हैं तो कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। ये नहीं पूछे जाते हैं, बस उनकी संख्या आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है, तो चंदौली। रेपसीड और सरसों के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश में स्थान क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके अनुसार, 2023 और 24 के अनुसार दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश का उत्पादन मंडी विधेयक 2020 की धारा 7A में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है, जो मंडी उप यार्ड के मालिक लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र करते हैं, कितना है, इसमें से कोई नहीं 25% ही किया जाता है, ओनली 25%। फिर उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कर कब देय होता है, तो कब होता है, वाहन खरीद की तिथि पर प्रति वर्ष। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है, तो कब कर सकती है, यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझा जाएगा तब। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया जाता है, तो APMC रिक्वायर्स स्पेसिफिक लाइसेंस की सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है, तो कौन सा है, वेस्टर्न घाट, क्योंकि ये हरित क्रांति से एफिलेटेड था। ठीक है। आम की लंगड़ा किस्म कहाँ पर है, वाराणसी। अलग अलग दी गई हैं, इनको एक बार याद कर लीजिएगा, ये पूछी जाती हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट दशहरी, चौसा अल्फांसो, सफ़ेदा, तोतापुरी, नीलम, फजली, गुलाब और रुमानी, ये याद कर लीजिएगा, ये पूछी जाती हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें हैं, खरीफ और जायद की फसलें हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन कौन सी हैं, गेहूँ, चना, मटर और जौ। गेहूँ, चना, मटर, जौ रबी की फसलें हैं। निम्नकंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है, तो आलू को कहा जाता है। 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था, तो पहला स्थान था। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो लखनऊ में किया गया था। उत्तर प्रदेश के उद्योग, व्यवसाय और रोजगार की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, मतलब पारित किया गया था, 1976। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, 1976 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने GI टैग दिए गए हैं, ये चेंज हो चुका है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ और GI टैग प्रदान किए गए थे। जब क्वेश्चन बना था उस समय कितने थे, 75। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, मई तक
25 तक 77 हो गए थे, अभी हाल ही में और बढ़ाए गए हैं। पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था 2018 में। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस उत्पाद को 2024 में भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया था? तो किसको दिया गया था? सभी, संबल हांडकॉफ, मैनपुरी, तारकशी, अमरोहा, ढोलक को। उत्तर प्रदेश में चाकू नगरी आपको पता है रामपुरी चाकू होता है, तो रामपुर होगा इसका आंसर। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2018 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शूट की गई फिल्मों के लिए अधिकतम कितनी सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है? तो उत्तर प्रदेश में आधे शूटिंग के लिए 1 करोड़ और 2/3 शूटिंग के लिए 2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रॉनिक दोपहिया वाहन खरीदने वाले उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त प्रोत्साहन राशि मतलब सब्सिडी कितनी दी जाएगी? 15% या फिर 5,000। किस संस्था ने छठा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया था? तो CII। पहला दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? वाराणसी में ही स्थापित की गई है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा कहाँ पर है? वाराणसी। और लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ पर है? वाराणसी। दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद करिए। फिरोजाबाद किसके लिए? चूड़ियों के लिए फेमस है, कांच का प्रमुख उद्योग है यहाँ पर। आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो आपको पता होना चाहिए, चिन्हट और मसेलिया। कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? तो ऊनी वस्त्रों के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक। उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? जो उत्तर भारत के कांच उद्योग के लिए फेमस शंकरगढ़ और बड़गढ़। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। आजमगढ़ का जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए काफ़ी फेमस है। उत्तर प्रदेश राज्य में विशेष आर्थिक जोन कितने हैं? विशेष आर्थिक जोन 20 हैं। 2020 के अकॉर्डिंग था, लेकिन अब कितने हो गए थे? बाद में 31 हो गए थे। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, कौन सा है वो? चुनार। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब लागू की गई थी? यह सभी कौन सा स्तर दिया जाता है? तो ये है आपका 3 स्तरीय निकाय है। भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर था? दूसरे स्थान पर है। फिर उसके बाद प्रमुख आभूषण उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय आपको पता है कानपुर में है। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में है? तो मेरठ में है। कृत्रिम अंग कानपुर सही है। कांच उद्योग फिरोजाबाद सही है। परमाणु नहीं, ये कहाँ पर है? नरौरा में है। कहाँ है? नरौरा। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1994 में की गई थी। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था और प्रशासन की बात कर लेते हैं। UPSRLM ने रिस्क रिडस्ट्रल फंड के तहत SC/ST के आरक्षित सदस्यों के लिए प्रावधान किया है। कितना? 2250 रुपये। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आप सबको पता होना चाहिए, सरोजनी नायडू थी। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, कौन रह चुके हैं? आपका इसमें देखिए, राम नाईक रह चुके हैं। राम नाईक ही इसमें प्रथम ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उनका जन्म मुगलसराय उत्तर प्रदेश में हुआ था। बिल्कुल हुआ था, सी ऑप्शन सही है, मतलब तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था उन्होंने। दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य भी किया था। आपको पता है 1965 में उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? राजस्थान में नहीं है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कौन कौन से राज्यों में है आप बताइए। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है? तो कौन से? सेक्शन 31B। उत्तर प्रदेश के राज्य चिन्ह में क्या दर्शाया गया है? धनुष, बाण और मछलियों की जोड़ी। और 2 धाराएं भी दर्शाई गई हैं जो गंगा यमुना को रिप्रेजेंट करती हैं। आज तक उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? कितनी बार किया गया है? 18 बार किया गया है। उसके बाद देखते हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें से कोई नहीं है। राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो कितनी है? 31 है। लोकसभा सीटों की संख्या बात करते हैं तो 80 है।
उत्तर प्रदेश में गोमती नदी बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? तो कौन कौन से जिले आते हैं यहाँ पे लिखा है, पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत के बाद शाहजहाँपुर, खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जिले इसमें आते हैं। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले अंतिम ब्रिटिश व्यक्ति कौन से थे? इसमें से कोई नहीं था। अगर अंतिम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले ब्रिटिश की बात करते हैं तो सर जॉन गिब्थॉर्न थे। ठीक, इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में क्षेत्र पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रमुख होता है। ललितपुर जिला का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है? झांसी डिवीजन का एक हिस्सा है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? विधानसभा द्वारा निर्वाचित कितने किए जाते हैं? शिक्षकों द्वारा निर्वाचित कितने किए जाते हैं? यह आपका लिखा हुआ है। राज्यपाल द्वारा 10, स्थानीय निकाय द्वारा 36, विधानसभा द्वारा निर्वाचित 38, शिक्षक द्वारा निर्वाचित 8। कौशाम्बी एक हिस्सा है, कौशाम्बी प्रयागराज डिवीजन का एक हिस्सा है। कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल में इसका हिस्सा नहीं है? तो बदायूं उसका हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा राज्य वर्ग आयोग अधिनियम के किए गए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है? तो कौन सा करता है? 25 मेंबर मतलब 2014 के संशोधन अधिनियम ने एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए। ये सटीक वर्णन करता है इसका। किसका सटीक वर्णन? एक बार फिर से देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश पिछड़ा राज्य वर्ग आयोग के संशोधनों का सटीक वर्णन। एक अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होंगे, 25 सदस्य होंगे। जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी और इसे जिले के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका प्रारंभिक नाम क्या था? मुजफ्फरनगर की थी और इसका पहला नाम क्या रखा गया था? प्रबुद्ध नगर। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉस्को का दिया गया है अपराधों के बच्चों या यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त करने के अयोग्य ठहराता है। तो तीनों इसमें सही हैं, तीनों एक बार पढ़ लीजिएगा। यह गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने किस कर सुधार की विशेष रूप से अनुशंसा की थी? तो कौन से? खाली भूमि कर का कार्यान्वयन की उसने अनुशंसा की थी। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने संपत्ति कर निर्धारण की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? तो क्षेत्र आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की थी। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की कौन सी धाराएं नगर निगम के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है? तो सेक्शन 35 और सेक्शन 40, 35 से 40 ये आपका दिया गया है। एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? तो किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? पंचायत विकास सूचकांक। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 186 में क्या प्रावधान किया गया है? वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि को कवर करने हेतु था? तो कौन सी था? 2005 से 2010। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959 के तहत लागू नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के कार्यान्वयन की देखरेख और मौजूदा विकास कार्यक्रमों के साथ इसके अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय और मंत्रालय उत्तरदायी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड स्टेट प्लानिंग कमीशन। संविधान के अनुच्छेद 283 के अनुसार पंचायतों के संसाधनों की आपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन और राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कौन उत्तरदायी है? सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत खंड शब्द का तात्पर्य क्या है? खंड क्या होते हैं? जो ब्लॉक होते हैं। धारा 3 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का पंचायत क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी प्राथमिक अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? CAO मुख्य लेखा अधिकारी, परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के प्रावधान शामिल किए गए हैं? तो भाग 9। उत्तर प्रदेश की लोकायुक्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है?
दोनों कथन मतलब ए और सी सही हैं, बी यहाँ पर गलत है क्योंकि लोकायुक्त का पद 1985 के लोकायुक्त अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। नहीं, किसके तहत किया गया था? 1975 को अनुमति प्रदान की गई थी, तब उसके बाद लोकायुक्त का पद निर्धारित किया गया था। 2008 में उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम बदलकर काशीराम नगर कर दिया गया था? तो आपको पता है, शायद इसका आंसर कासगंज होना चाहिए, तो इसका आंसर कासगंज ही है। ठीक है, ये नया जिला बनाया गया था। फिर इसके बाद आप देखिए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राज्य सरकार संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है आपका? कथन ए और बी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 1937 में बनाया गया था और उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग 1996 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना 1948 में नहीं हुई थी। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की स्थापना की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 2005 में इसको स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? पश्चिम से पूर्व औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर और जौनपुर। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? सही, सतीश महाना को चुना गया है। अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो कितने नगर निगम हैं? 17। अब कितने हो गए हैं? 18। ठीक है, 18वां कौन सा शामिल किया गया है? आप इसको कमेंट में बताइए। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। उत्तर प्रदेश कुछ सामायिक घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स हैं। तो उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है? कौन सा है? बनी। उत्तर प्रदेश का ही है, बनी रेलवे स्टेशन का नाम है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक को 2021 में जी प्रोटीन युग्मित रिसेप्टर्स के क्षेत्र में उनके योगदान के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो कौन है ये है मिस्टर डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला, इनको दिया गया है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ था और कानपुर में स्थापित है? तो हार्डकोट बटलर, HBTI। फिर इसके बाद देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स 2024 के ओलंपियंस और पैरालंपियंस को कितनी पुरस्कार राशि वितरित की है? तो कितनी की है? 22.70 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन कौन से शहर में किया था? तो कौन से शहर में किया था? लखनऊ। शक्ति के बारे में अगर बात करते हैं तो कौन से? मिशन शक्ति के बारे में चर्चा करने के लिए बोला गया है। यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। अच्छा, उसके बाद इसमें सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। ठीक है, यह 2024 में प्रारंभ किया गया था। अच्छा, यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। तो इसमें सही है केवल 3। कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए ठीक है, 60 दिवसीय प्रशिक्षण है, ठीक है। महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित किया जाता है, ये भी ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेंट माई सिटी अभियोजन किया था? तो आपको पता होना चाहिए, प्रयागराज में पेंट माई सिटी योजना का आरंभ किया गया था, यह अभियान चलाया गया था। तो ये जो आपकी PDF है, ये यूपी जीके के कंप्लीट PDF है। यूपी जीके आप अगर इसको कर लेते हैं तो यूपी जीके से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मात्र 1 घंटे में आपके कम से कम 8 से 10 नंबर यहाँ से बनेंगे, क्योंकि UPSSC आयोग ने अभी हाल ही में 2024-25 में ये पेपर्स कंडक्ट करवाए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। अगर ऐसी ही आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस और चाहिए तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियोस आप देख सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।